सोचिए जरा, एक ऐसा साम्राज्य जो बिखरने की कगार पर था, एक बादशाह जो अभी बच्चा ही था, और एक ऐसी विरासत जो सदियों बाद भी जिंदा है। जी हां, ये कहानी है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। तो चलिए आज समझते हैं कि उन्होंने एक बेहद मुश्किल शुरुआत को एक मजबूत और स्थायी साम्राज्य में आखिर बदला कैसे। कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ 13 साल की उम्र से। मतलब जिस उम्र में दुनिया को समझने की शुरुआत होती है, उस उम्र में एक पूरे साम्राज्य का बोझ कंधों पर आ गया था। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी, और यहीं से अकबर की वो असाधारण यात्रा शुरू होती है। अकबर का शासनकाल कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। ये लगभग आधी सदी तक चला, 1556 से लेकर 1605 तक। इस लंबे समय में उन्होंने सिर्फ मुगल साम्राज्य की सीमाओं को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उसकी नींव को इतना मजबूत कर दिया कि आने वाली कई पीढ़ियों तक वो टिकी रह सके। तो सवाल ये उठता है कि इस युवा बादशाह ने शुरुआत कैसे की? जब सिंहासन किसी फूलों की सेज जैसा नहीं बल्कि कांटों का ताज था, तब आखिर उनका सहारा कौन बना? चलिए कहानी के इसी पहले अध्याय में चलते हैं। उन शुरुआती तूफानी सालों में अकबर के लिए एक चट्टान की तरह खड़े थे उनके संरक्षक बैरम खान। उन्होंने न सिर्फ सिंहासन को दुश्मनों से बचाया, बल्कि अंदर के विद्रोह की आग को भी बुझाया और सत्ता की जमीन को एकदम ठोस कर दिया। अब बात करते हैं उस पहले और सबसे मजबूत स्तंभ की, जिस पर अकबर ने अपने साम्राज्य की एक शानदार इमारत खड़ी की, और वो था उनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। ये सिर्फ शासन करने का एक तरीका नहीं था, ये उस साम्राज्य की असली नींव थी। अकबर के प्रशासन की सेंटर में थे वो खुद, मतलब सारी पावर और आखिरी फैसले बादशाह के हाथ में थे। लेकिन असली गेम चेंजर ये था कि उनके मंत्री शाही खानदान से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत और मेरिट के आधार पर चुने जाते थे। और यकीन मानिए, उस जमाने के लिए ये एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता था। प्रधानमंत्री, वकील से लेकर सेना को संभालने वाले मीर बख्शी तक, हर डिपार्टमेंट का एक स्पेशलिस्ट हेड था। काम का ये साफ साफ बंटवारा ही ये पक्का करता था कि साम्राज्य का रथ बिना अटके तेजी से आगे बढ़ता रहे। किसी भी महान साम्राज्य को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? पैसा, यानी रेवेन्यू। तो चलिए अब अकबर के साम्राज्य के उस आर्थिक स्तंभ को समझते हैं जिसने इस विशाल ढांचे को असल ताकत दी, उनकी रेवेन्यू सिस्टम। यहीं पर अकबर की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति देखने को मिलती है, जब्ती सिस्टम। सोचिए जरा, पहले जमीन को एकदम सटीकता से मापा जाता था, फिर पिछले 10 साल के औसत पैदावार के आधार पर टैक्स तय होता था, और वो भी नकद में। ये उस दौर के लिए एक अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित और काफी हद तक निष्पक्ष तरीका था। इस सिस्टम का जादू इसके दोहरे फायदे में था। एक तरफ किसानों के लिए अनिश्चितता खत्म हो गई, उन्हें ठीक ठीक पता होता था कि कितना टैक्स देना है, और दूसरी तरफ साम्राज्य के लिए खजाने में पैसा लगातार और भरोसेमंद तरीके से आता रहता था। मतलब ये एक तरह की विन विन सिचुएशन थी। ठीक है, प्रशासन और पैसा तो हो गया। अब आते हैं साम्राज्य के उस स्टील फ्रेम यानी इस्पाती ढांचे पर, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन और सेना दोनों को एक साथ कसकर बांधे रखा। ये थी मनसबदारी प्रणाली। तो ये मनसबदारी सिस्टम आखिर था क्या? अगर आसान शब्दों में समझें तो ये एक तरह का रैंकिंग सिस्टम था। हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी एक रैंक दिया जाता था, और ये रैंक सिर्फ उनका रुतबा ही नहीं, बल्कि उनकी सैनिक जिम्मेदारियां भी तय करता था। इस सिस्टम की खासियत इसके दोहरे पैमाने में थी, जात और सवार। जात से उस अधिकारी की पर्सनल रैंक और सैलरी तय होती थी, तो वहीं सवार से ये तय होता था कि उसे अपनी टुकड़ी में कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे। सिंपल और इफेक्टिव। और एक मजेदार बात सुनिए, मुगलों के पास कोई बहुत बड़ी परमानेंट आर्मी नहीं थी। ये एक तरह की ऑन डिमांड सेना थी। जब भी बादशाह को जरूरत पड़ती, सभी मनसबदार अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ हाजिर हो जाते। और हाँ, भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी एक जुगाड़ था, घोड़ों को दागने का सिस्टम, ताकि कोई गिनती में हेरफेर न कर सके। एक साम्राज्य सिर्फ कानून, टैक्स और तलवार से नहीं बनता, उसकी एक आत्मा भी होती है। तो अब हम अकबर के साम्राज्य की उसी आत्मा को महसूस करेंगे, यानी उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक नीतियां, जो शायद आज भी उनकी सबसे बड़ी पहचान है। सच कहूं तो अकबर अपनी सोच में समय से बहुत आगे थे। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म कर दिया, हिंदुओं को साम्राज्य के सबसे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, और तो और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, एक ऐसी अद्भुत जगह जहां हर धर्म के विद्वान एक साथ बैठकर सत्य और ज्ञान पर बहस करते थे।
और जब बात दीने इलाही की आती है तो इसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये अच्छे नैतिक सिद्धांतों पर आधारित एक जीवन जीने का तरीका था, जिसमें दया और विवेक जैसे मूल्य थे। और सबसे जरूरी बात, अकबर ने इसे कभी किसी पर थोपा नहीं। अकबर का दरबार कला और संस्कृति का एक जीता जागता संगम था। फतेहपुर सीकरी का वो शानदार आर्किटेक्चर हो, अबुल फजल की कलम से निकला अकबरनामा हो, या फिर तानसेन के संगीत की वो अमर धुनें, वो दौर सच में एक सुनहरा दौर था जिसकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। तो इन सब बातों के बाद इस युग निर्माता को कैसे देखा जाना चाहिए? अकबर की विरासत का असली सार, असली मतलब क्या है? ये लाइनें उनकी विरासत को एकदम सही तरीके से बयां करती हैं। वो एक दूरदर्शी प्रशासक थे जिन्होंने अपनी नीतियों से साम्राज्य को मजबूती दी, और साथ ही वो धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक भी थे जिन्होंने अपनी सोच से लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया। और हम अपनी बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अकबर ने एक कुशल प्रशासन, एक स्थिर अर्थव्यवस्था और एक समावेशी संस्कृति की विरासत छोड़ी। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में उनकी इन तीनों में से कौन सी विरासत हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर।